Hello everyone, welcome back to our YouTube channel where learning makes simple and fun. So today we are going to start a very inspiring story from class 10 chapter 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. This is a real life story based on the greatest freedom fighter the world has ever seen, and that person is Nelson Mandela, also called the father of the nation of South Africa. Here, the whole struggle for freedom, as well as the inauguration of his inauguration as a first president of the day, 10th May 1994, is discussed by himself, Nelson Mandela. So, नमस्कार दोस्तों, ये जो चैप्टर है क्लास 10 के दोनों बोर्ड्स के लिए काम आएंगे, CBSE एज वेल एज़ द यूपी बोर्ड, क्योंकि सबकी बुक एक ही है, फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट का ये सेकेंड चैप्टर है। और यहाँ पे जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक वर्ड मीनिंग या फिर फ्रेज़ की मीनिंग, जहाँ पे भी आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो सारे इसमें क्लियर आउट हो जाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाने के बाद आप मुझे इस चैप्टर का क्लास देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको वर्ड मीनिंग और फ्रेजेस की मीनिंग की ज़रूरत है तो मैं उन्हें PDF प्रोवाइड कर दूँगी। बस यू नीड टू जस्ट डू, आपको कमेंट में अपना ईमेल आईडी डालना है और उस ईमेल आईडी पे मैं आपको आपका ये वर्ड मीनिंग का जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Hello everyone, so let us start our chapter. So we are going to start a chapter from first flight, chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So first let us know about who was Nelson Mandela, his early life. So born on July 18, 1918 in the village of Mwizo in the Transkei region of South Africa. नेल्सन मंडेला, इसका मतलब है नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्वेज़ो नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, और जो साउथ अफ्रीका के ट्रांस्की रीजन के इलाके में है। बिलोंग टू द थेम्बू रॉयल फैमिली ऑफ द होजा स्पीकिंग पीपल। ये थेम्बू नाम के राजघराने से बिलोंग करते थे और उनके परिवार के जो लोग थे वो खोजा भाषा बोलते थे। Birth name was Rolihlahla, meaning pulling the branch of a tree or troublemaker. इनके जन्म असली नाम इनका रोलीला है, जिसका मतलब होता है पुलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, का मतलब है पेड़ की टहनी को खींचने वाला, या ट्रबल मेकर मतलब कभी कभी शरारत करने वाला, जिसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इनके नाम का मतलब क्या था, नटखट। ठीक है। हिज फादर नेम वॉज गैडला हेनरी, A respected chief and advisors to the थेम्बू किंग। इनके पिताजी का नाम क्या था, गैडला हेनरी, और वे एक प्रमुख नेता थे और थेम्बू राजा को सलाह, मतलब वो एडवाइज़र का काम करते थे, मतलब राज्य थेम्बू की जो राजा थे इनके पिता क्या थे, एडवाइज़र थे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ मंडेला वॉज सेंट टू लिव विद चीफ जोगिंतबा डैंडिलयोबो, द एक्टिंग रीजेंट ऑफ द थेम्बू नेशन। जब इनके पिता का निधन हो गया तो उन्हें एक और बड़े नेता के घर भेज दिया गया, जिनका नाम था चीफ जोगिंतबा। अब ये चीफ जोगिंतबा कौन थे, एक्टिंग रीजेंट का मतलब होता है जब राजा की जगह, राजा के अनुपस्थिति में, मतलब जब राजा ना रहे, उनके एब्सेंस में जब उनका काम मतलब जो हैंडल करते हैं उनको कहते हैं एक्टिंग रीजेंट, मतलब एब्सेंस में वो एज अ राजा की तरह काम किया करते थे। कौन थे ये, चीफ जोगिंतबा। और इन्हीं के पास इनके पिता के नेल्सन मंडेला के पिता के निधन के बाद इन्हें भेज दिया गया था। रेज्ड एट द ग्रेट प्लेस इन कुनू एंड लेटर मैकेज़वेनी नाम की जगह पर, मतलब मैकेज़वेनी वेयर ही वॉज ट्रीटेड लाइक द रीजेंट सन। अब इनको वहाँ पे भेज दिया गया था जिनका नाम जोगिंतबा था, तो इनका बचपन जो था वो एक बहुत बड़े मतलब नाम जगह पे बिताया इन्होंने, जिसका नाम था कुनू, और उसके बाद उन्होंने मैकेज़वेनी के नाम के जगह पर अपना वहाँ पे बचपन बिताया। वहाँ उन्हें ही वॉज ट्रीटेड लाइक द रीजेंट सन, मतलब उन्हें एक राजा के बेटे की तरह प्यार और इज़्ज़त मिलता था। ठीक है।
exposed to African customs, leadership, principles, and tribal governance from a young age. अब इन्होंने वहाँ पे अपना बचपन बिताया था उन जोगिंदबा के पास, जो क्या थे, वहाँ के रीजन एक्ट थे, मतलब वहाँ के एज ए राजे की तरह वो भी काम करते थे राजा के एब्सेंस में। तो वहाँ पे उनको क्या सीखने को मिला, उनको अफ्रीकन के ट्रेडिशंस को सीखने के मिला, उनको कैसे लीडर्स काम करते हैं ये सीखने के लिए मिला, और साथ ही साथ कैसे गाँव को, कैसे विलेजेस को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ उनको वहाँ पे सीखने को मिला। ट्रेडिशन का मतलब होता है बेटा परंपराएं, जैसे उन्होंने बचपन से ही अफ्रीकी परंपराएं, नेताओं का काम और जनजातीय शासन देखने और सीखे वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। अटेंडेड मिशनरी स्कूल्स एंड लर्न डिसिप्लिन, क्रिश्चियनिटी एंड इंग्लिश। वहाँ पे उन्होंने मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की और वहाँ पे सारे अनुशासन को सीखा, डिसिप्लिन को सीखा, और ईसाई धर्म और अंग्रेज़ी भी साथ ही साथ उन्होंने सीखी। स्टडीड एट हिल्ड टाउन और रिस्पेक्ट मेथोडिस्ट स्कूल फॉर ब्लैक स्टूडेंट्स। उन्होंने हिल टाउन नामक एक प्रसिद्ध स्कूल, मतलब हिल टाउन वहाँ के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कूल था ब्लैक चिल्ड्रंस के लिए, और वहाँ पे क्या सीखा उन्होंने, क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, मतलब वहाँ पे उन्होंने सारे वहाँ के क्या नाम है, अनुशासन को सीखा, ठीक है। Went to Fort Hare University, one of the few higher education institutions for black Africans at the time. उस टाइम पर ये जो फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी ये गए थे, उस समय मतलब जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते थे उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। और उस टाइम पे यही मतलब इनमें से मतलब हायर एजुकेशन के लिए कुछ ही ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन थे जो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए थे, और उन्होंने यहीं इसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। Expelled from Fort Hare for participating in a student protest, showing his early resistance to authority and injustice. फिर क्या हुआ, फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से इनको क्या कर दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था। एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे कि जो छात्र का विरोध प्रदर्शन होता है उसमें इन्होंने भाग ही लिया था, और उसमें हिस्सा लेने की वजह से, भाग लेने की वजह से इनको क्या हो गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। तो इस बात को पढ़ने से ये पता चलता है कि वे शुरू से ही अन्याय के खिलाफ थे। These early experiences shaped his values of leadership, justice, equality and resistance to oppressions. इन अनुभवों ने उनके अंदर नेतृत्व, न्याय, समानता और अत्याचार से लड़ने की भावना पैदा की। मतलब क्या है, दीज मोमेंट्स मेड हिम बिलीव, ये जो मोमेंट थे उनसे उनको अंदर बिलीव हुआ कि वो एक क्या बन सकते हैं, गुड लीडर बन सकते हैं, लोगों के साथ बराबर का व्यवहार कर सकते हैं, मतलब फेयरनेस एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। और जहाँ पे उनके अंदर एक भावना आई कि सभी लोगों को एक सामान्य ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो भी मैंने आपको बताया चैप्टर से पहले मैंने नेल्सन मंडेला के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैंने उनके एक बचपन को बताया कि कैसे उनका बचपन उनका बीता है। बायोग्राफी के पहले उनके बारे में जान लिया जाए फिर से। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को मेविज़ो नाम के एक गाँव में हुआ था, और ये एक थेम्बू रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का नाम गॉडला हेनरी था, और ये लोग होसा भाषा बोला करते थे। इनका असली नाम रोलीलाहा नाम है, जिसका मतलब होता है पुलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, मतलब होता है पेड़ की टहनी को जो खींचता है उसे कहते हैं। और या फिर इसका दूसरा मीनिंग है कभी कभी शरारत करने वाला, मतलब नटखट। तो इनका नेम का मीनिंग था नटखट, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? गैडला हेनरी, और वे भी एक प्रमुख चिन्हिता के साथ साथ वो थेम्बू राजा के सलाहकार थे, मतलब उनके एडवाइज़र थे, ठीक है। इनके पिता के निधन के बाद इनको भेज दिया गया जोगिंतबा नाम के नेता के पास, जहाँ पे इन्होंने अपनी बचपन बिताई। और साथ ही साथ ये जो पर्सन थे जोगिंतबा, ये एक्टिंग रीजेंट थे उस थेम्बू राजा थेम्बू फैमिली के, कि मतलब उनके ना रहने पे ये एज अ राजा के काम किया करते थे। फिर वहाँ पे उन्होंने
कई सारे अफ्रीकी कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वहाँ के परंपराएं को सीखी, वहाँ के कैसे लीडर्स काम करते हैं ये सब उन्होंने सीखा। फिर वो क्रिश्चियन स्कूल गए। क्रिश्चियन स्कूल जाने के बाद उन्होंने वहाँ के क्रिश्चियंस डिसिप्लिन को सीखा, अनुशासन को सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, और साथ ही साथ उसके बाद वो यूनिवर्सिटी फोर्ट यूनिवर्सिटी गए जहाँ पे बहुत कम ब्लैक पीपल को वहाँ पे एडमिशन्स मिलता था, लेकिन वहाँ पे कुछ समय बाद उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब छात्र विरोध वाले इसमें भाग लेते हैं तो वहाँ से ये जानने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन इस बात को जानने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये शुरू से ही अन्याय के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये था नेल्सन मंडेला के कुछ उनके बारे में। और ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटो यानी सेल्फ, मतलब नेल्सन मंडेला ने खुद ये स्टोरी लिखी है। और ये जो स्टोरी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो उनकी किताब है, जिस किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से ये उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसमें के कुछ पेजेस जो हैं, कुछ जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। और इसमें जो मतलब जिस दिन इनॉग्रेशन होता है, जब नेल्सन मंडेला एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का ओथ लेते हैं, मतलब ये कसम खाते हैं कि एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट जब वो बनते हैं तो उस दिन का उन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया है। उन्होंने अपने सारे अनुभव जब तक वे ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन गए तो उन्होंने अपने सारे अनुभव को यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया है कि उन्होंने वो कैसा फील कर रहे थे। और उस इनॉग्रेशन में 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आए रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। और ये जो उनकी अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो बनी है, अब तक तो मैक्सिमम कंट्रीज़ बन चुकी थी, जो सबसे लेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका है, जो 1994 में है एज अ फ्रीडम इन्होंने अचीव किया था। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट page of the chapter Nelson Mandela. So before you read section में ये बताते हैं कि apartheid is a political system that separates people according to their race. तो अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे चलता था, जैसे कि साउथ अफ्रीका में पिछले 300 साल से वाइट पीपल का वहाँ पे राज चल रहा होता है और वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चलता है। मतलब इस सिस्टम का लागू, अपार्थाइड का मतलब होता है एक ऐसा नियम जहाँ पे लोगों को उनके रंग के अनुसार भेदभाव किए जाते थे। वहाँ पे उस प्रिटोरिया के बिल्डिंग में जहाँ पे आज तक मतलब 10 मई 1994 तक मात्र वाइट पीपल को ही वहाँ पे जाने की अनुमति थी, लेकिन 10 मई 1994 को ये एक नया इतिहास नेल्सन मंडेला ने रचा कि वहाँ पे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने और सभी रेसिज्म के लोग, सभी देश के अलग अलग लोग वहाँ पे उस दिन आते हैं। तो उस दिन के सारे एक्सप्लेनेशंस है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन बिफोर यू रीड के सेक्शन में ऑथर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो सबसे रिसेंट में कौन सा देश एज अ पॉलिटिकल सिस्टम जो है अपार्थाइड का पूछ रहे हैं कि कहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम जो रिसेंटली देखने को मिला है। तो उसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि रिसेंट 1994 में यही एक देश है जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम जल्द ही अभी ये कैंसिल हुआ है। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? क्या उनके आजीवन के बारे में जानते हैं आप? तो चलिए पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. जो मंडेला जी थे ये इनकी एक पार्टी थी जिनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय मात्र इस अपार्थाइड सिस्टम जो वहाँ पे चली आई थी उसके खिलाफ लड़ने में ही उन्होंने बिता दिया। ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। उन्होंने न्याय के लिए अपार्थाइड सिस्टम जो था उसके खिलाफ लड़ा और जो ब्लैक पीपल के साथ जो अन्याय हो रहा था उसी के लिए, न्याय से लड़ने के लिए, उसी वजह से उन्होंने 30 साल जेल में उनको बिताने पड़े।
Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. 1994 में जो फ्री इलेक्शंस हुए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में और मंडेला को एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. इस एक्सट्रैक्ट में मैंने वैसे आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है वो ऑटोबायोग्राफी की बुक है, नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद की लिखी हुई किताब है जिस किताब का नाम है लॉन्ग वॉक फ्रीडम. उसमें से ये एक क्या नाम है एक्सट्रैक्ट लिया गया है जहाँ पे वो हिस्टोरिक ओकेजन, ऐतिहासिक दिन जो उनके स्पेशल डे को लेकर है, इनॉग्रेशन को लेके है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं. तो वे उस ऐतिहासिक दिन की बात करते हैं जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ओकेजन क्या है? तो हाँ, ये इट इज़ द डे ऑफ नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका May 10, 1994. तो हाँ, ये वही दिन था जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, मतलब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. और वो डेट क्या था जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने? May 10, 1994. आई होप ये वाला आपको बिफोर यू रीड सेक्शन समझ में आया हो. ये आर्टिकल है बेटा कि 10 में 1994 को लेके जो BBC के न्यूज़ में ये जो छपा था आर्टिकल, वही आर्टिकल ये दिया हुआ है आपके बुक में. मंडेला जहाँ पे हेडिंग होता है हेडलाइंस में, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला जो क्या हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं. फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. ये क्या कह रहे हैं, कब बने ये? 300 साल वाइट पीपल ने यहाँ पे रूल किया था. 300 साल के बाद ये पहले एक ऐसे ब्लैक पीपल थे जो वहाँ पे ब्लैक पर्सन थे जो वहाँ पे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. ठीक है. मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history. इन द फर्स्ट फेयर इलेक्शन, यहाँ पे पहली बार फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ भी जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हुई थी. मतलब यहाँ पे लोगों ने ही सभी लोगों ने मिलके यहाँ पे इलेक्शन मतलब ये वोट दिया था. और वोट करने के बाद जो मंडेला की पार्टी थी जिसका नाम ANC मतलब अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, इन्होंने 400 में से 252 सीट जीती थी, जिसकी वजह से ये वहाँ पे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. अब ये बता रहे हैं कि ये जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, जो शपथ ग्रहण वाली जो सेरेमनी थी, वो प्रिटोरिया नाम के यूनियन बिल्डिंग, ये जो एम्फी थिएटर है, प्रिटोरिया नाम के बिल्डिंग है जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर का मतलब होता है बीच में स्टेज होता है. और आप पिक्चर में आप नेक्स्ट वाले पिक्चर में आपको दिखाऊंगी मैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि रुकिए आपको दिखाती हूँ मैं पिक्चर. या एज अ बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं तो ये बिल्डिंग है और बीच में पर्सन खड़े हैं. तो एज अ एम्फी थिएटर में क्या होता है, जैसे आपने क्रिकेट का देखा होगा स्टेडियम में क्या होता है, बीच में ओपन रहता है और किनारे किनारे पूरे क्या होते हैं, सीढ़ियों की तरह सीट्स लगी होती हैं. तो वैसे ही ये प्रिटोरिया जो बिल्डिंग है, यहाँ पे इसको एम्फी थिएटर इसलिए कहते हैं कि बीच में स्टेजेस लगी हुए हैं, बीच में ऐसे सर्कुलर टाइप में स्टेज है और साइड में पूरा सर्कुलर फॉर्म में बैठने के लिए स्टेडियम की तरह जगह है. ठीक है. तो इस बिल्डिंग का नाम है प्रिटोरिया, ये बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग. और ये यूनियन बिल्डिंग कहाँ पे है? प्रिटोरिया में है, जिसको काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स जो 140 कंट्रीज पूरे विश्व से 140 कंट्रीज से आके इकट्ठे हुए हैं इस शपथ ग्रहण में. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल एंड लैंड एक्सपीरियंस Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने कहा
अब कभी भी इस सुंदर धरती पे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पहले था वाइट पीपल वर ऑप्रेसिंग द ब्लैक पीपल ओवर देयर बिफोर 10th May of 1994। तो वे कह रहे हैं, वो शपथ लेते हैं कि अब से, इसके बाद से इस धरती पर, इस सुंदर धरती पर अब से क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पर अत्याचार नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। ये जो आफ्टर द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बाद जो सारे कलर के लोग हैं, मतलब हर रंग के लोग, जैसे हमारे भारत में हैं सभी रंग के लोग हैं, तो वैसे ही वो अपने सेरेमनी में बता रहे हैं, चाहे वो ब्लैक पीपल हो, वाइट पीपल हो या फिर ऑल कलर्स ऑफ द पीपल। ऑल कलर्स मतलब हर देश के हर रंग के लोग आकर खुशी से क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे थे। मोर देन 100,000 South African men, 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। वो बता रहे हैं कि over 1 lakh of men, women and children, 1 लाख से भी ज़्यादा वोमेन और चिल्ड्रेन सारे मिलके इकट्ठे नाच रहे थे, गा रहे थे और इस खुशी से वो झूम रहे थे। ठीक है, नो मैटर विद द स्किन कलर, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन कौन से स्किन कलर का है। नेल्सन मंडेला इज़ डिस्क्राइबिंग द डे व्हाट ही एक्सपीरियंस ऑन दैट डे। सो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, वे बता रहे हैं कि जो 10 मई की जो सुबह थी, डॉन ब्राइट एंड क्लियर का मतलब है कि जो 10th मई की जो मॉर्निंग थी, जो सुबह थी, वो काफ़ी ज़्यादा सन्नी और क्लियर थी। मतलब काफ़ी वो सुबह जो थी काफ़ी ज़्यादा उजाला और साफ़ था। उस दिन का मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। वो कह रहे हैं कि for the last few days, many important people and world leaders were meeting me to show the respect before the big event। वे बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गणमान्य लोग जो हैं और विश्व से कई सारे नेता हैं, वो उनसे क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो मुझसे मिल रहे थे और मुझे सम्मान भी दे रहे थे। The inauguration would be the largest gathering over the international leaders on South African soil। This ceremony यहाँ पे वो कह रहे हैं कि the event happened at the beautiful Sand Theatre। वे कह रहे हैं कि ये जो सेरेमनी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो ये पहली बार काफ़ी भारी मात्रा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा है आज। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। वे कह रहे हैं कि जो ये इवेंट हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सैंडस्टोन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो समारोह है प्रिटोरिया में वो यूनियन बिल्डिंग के सुंदर ये सैंडस्टोन के बने पत्थर से एम्फी थिएटर में हो रहा है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट का बेटा मतलब है कि ये प्लेस जो पहले सिंबल ऑफ वाइट रूल का था, मतलब ये इस जगह पे पहले वाइट पीपल का राज चला करता था, लेकिन आज लोग जो विभिन्न रंगों के जो लोग आज जुटे हुए हैं, विभिन्न देश के लोग आज जुटे हैं, ये बताते हैं कि ये फेयर और इक्वल गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी लोगों के साथ। मतलब अब जो ये गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे कोई भी भेदभाव उनके रंग रूप से नहीं है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। वे कह रहे हैं कि ये आज का जो सबसे सुंदर ऑटम डे है। ऑटम डे मतलब ये जो दिन था, जैसे
पतझड़ का जो दिन होता है उसे ऑटम डे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सुंदर ऑटम डे पे उनके साथ कौन थी, उनके साथ उनकी बेटी थी जिसका नाम क्या था, ज़ेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि मंच पर जो थे, स्टेज पे जो थे, मिस्टर क्लर्क जो थे उनकी पहले उन्हें एज अ सेकेंड प्रेसिडेंट, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में पहले वो शपथ लेते हैं। थैबो म्बेकी was sworn in as first deputy president। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लास, जो फर्स्ट पेज का जो सबसे पहला वाला इमेज है ये थैबो म्बेकी हैं और इन्होंने एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एज अ शपथ ली थी। ठीक है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। वे कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और देश तथा उनके लोगों की भलाई के लिए काम करने की शपथ ली। To the assembled guests and the watching world, I said। उन्होंने कहा वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे और दुनिया भर से जो भी लोग उन्हें देख रहे थे वो कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। इसका मतलब है यहाँ पे नेल्सन जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर अपनी नई मिली स्वतंत्रता और सम्मान को आशा दे रहे हैं। ठीक है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। Now this statement is saying, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि काफ़ी लंबे समय तक इस भयानक अनुभव सहने के बाद अब हम एक जैसा समाज बनाएंगे जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। यहाँ पे नेल्सन जी क्या कह रहे हैं कि आज तक जो एक भयानक समय जो उनके साथ चल रहा था तो वो अब बीत चुका है। अब एक नया समाज बनने जा रहा है जहाँ पर आपका ह्यूमैनिटी होगा, मतलब इन लोगों में इंसानियत होगी, कोई एक दूसरे पर अत्याचार अब नहीं करेगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nations of the world on our own soil। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, We who were once treated as criminal, वो कह रहे हैं हम जो पहले यहाँ पे हमें जो अपराधी माना जाता था इस देश का, नाउ हैव द ग्रेट ऑनर टू वेलकम ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कंट्री। वो कह रहे हैं कि आज अपने ही देश में दुनिया के सभी देशों के जो लोग हैं उससे हमें क्या हो रहा है, अब सम्मान मिल रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है। वी थैंक all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace with human dignity। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को थैंक करते हैं, वे सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट को जो अलग अलग देश से आए हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है। और किस लिए उन्होंने उनके इस वो कह रहे हैं कि हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके देश, हमारे देश में, वो कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानव गरिमा की इस साझी जीत में भाग लिया। मतलब वे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ही इज सेइंग दैट वी थैंक ऑल द रिस्पेक्टेड गेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर ज्वाइनिंग अस इन सेलिब्रेटिंग दिस विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन रिस्पेक्ट। पेज 2 अभी भी है। फिर आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वे कह रहे हैं कि आखिरकार एट लास्ट वी हैव गेन्ड आवर पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब आखिरकार वो कह रहे हैं कि हमने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender,
एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं वी प्रॉमिस टू फ्री ऑल आर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग जेंडर। वो कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम अपने उन सभी लोगों की गरीबी, अभाव, जो पीड़ा है, उनके जो जेंडर को लेके हैं और भी जो अन्य भेदभाव हैं, उससे वो क्या करेंगे, उन्हें उस जंजीर से उसे क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, मतलब मुक्त कर देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वे कहते हैं कि this beautiful country will never again see the cruelty of one group ruling the another. वे कह रहे हैं कि कभी 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 नहीं, फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर देश किसी के अत्याचार का फिर से शिकार बनेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. He is saying such a great moment in human history will never fade away. मानवता के इस शानदार उपलब्धि पर कभी सूर्यास्त नहीं होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स जो आज तक यहाँ के लोगों ने सहा, वो पूरा वादा करते हैं कि अब से ऐसा कुछ भी होने नहीं पाएगा। Let freedom reign, God bless Africa. वे कहते हैं कि अब लेट द फ्रीडम बी एवरीवेयर, हर जगह अब इस साउथ अफ्रीका के हर एक पार्ट में फ्रीडम रहेगा। मे गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ठीक है, समझ में आया? पेज 3 का बेटा ये जो पहला पैराग्राफ है, इसको मैंने एज अ पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ताकि आपको समझने में आसान हो। ये जो पिक्चर है ये इस पैराग्राफ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। आप इसमें देख सकते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब कुछ ही देर बाद, ठीक है, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स and troop carriers rode in perfect formation over the buildings. अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि वे कह रहे हैं कि कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही टाइम बाद हम सभी ने वी ऑल लुक्ड अप इन अमेजमेंट एज साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड आर्मी प्लेन्स फ्लू परफेक्टली टुगेदर अबव द यूनियन बिल्डिंग्स। देख सकते हो, कुछ ही क्षण बाद वो कह रहे हैं कि सभी जो लोग थे वहाँ पे आश्चर्य से ऊपर देखते हैं जब साउथ अफ्रीका के जो जेट होते हैं, ऊपर देखो दिख रहा है इसमें, साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं और जो सैनिक विमान हैं, ये यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एकदम सही ढंग से क्या कर रहे हैं, उड़ान भरते हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had ever been freely and fairly elected. वो कह रहे हैं कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जो नज़ारा, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्किल और पावर को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये एक साइन भी है, ये एक चिन्ह भी है जो क्या दिखाता है, लॉयल्टी। हमारी जो देश का जो नया लॉयल और न्यूली और फेयरली इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये उसको दर्शाता है। मतलब ये केवल सैन्य कौशल और शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति सेना की वफादारी का भी संकेत था। ठीक है, Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. वे कह रहे हैं कि जस्ट ए शॉर्ट वाइल अगो, मतलब इसी के कुछ ही देर पहले जो दक्षिण अफ्रीका के, जो साउथ अफ्रीका के टॉप आर्मी और पुलिस जनरल्स थे, जिन्होंने रिबन्स पहन रखी होती हैं, मेडल्स पहन रखी होती हैं, इन्होंने इनको क्या किया, सैल्यूट किया और अपने लॉयल होने का प्रॉमिस दिया। ठीक है, मतलब लॉयल होने मतलब अपने वफादारी की शपथ उन्होंने ली, किसके सामने, नेल्सन मंडेला जी के सामने। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि कुछ साल पहले ये जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये इन्होंने मुझे ही क्या किया था, गिरफ्तार किया था।
मतलब वे कहते हैं कि यह मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं ये अच्छी तरह जानता था कि कुछ साल पहले यही लोग मुझे सलामी नहीं देते बल्कि गिरफ्तार कर लिया करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में क्या देखने को मिलता है? अ ग्रुप ऑफ इम्पाला। इम्पाला मतलब जो जेट विमान का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वे क्या करते हैं? उड़ान भरते हुए जो साउथ अफ्रीका के झंडे का जो रंग है, और वो रंग कौन से कलर से बना हुआ है वहाँ का फ्लैग? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये कलर से, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये कलर से बना हुआ है। और उसी कलर से जो ऊपर की जो इम्पाला जेट्स हैं, जो आर्मी जेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस स्मोक को, मतलब वहाँ से उस कलर्स के धुएँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उस कलर के धुएँ को छोड़ते हुए एज अ साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग का सिंबल दिखा रहे थे। ठीक है, मतलब उसी को दर्शा रहे थे। समझ में आया बेटा? ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये पेज का नेक्स्ट पार्ट है। मैंने पीपीटी में बेटा थोड़ा थोड़ा करके आपको अलग अलग पेज दिया है, जिसमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन शो करने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड for me by the playing of two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel if Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. वो कह रहे हैं कि उस दिन का डे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि दोनों नेशनल एंथम्स प्ले किए जा रहे थे, दोनों नेशनल एंथम गाया जा रहा था। उन्होंने देखा कि वाइट पीपल खोसी सिकेलेल ए अफ्रीका नाम का जो वहाँ पे गाना पहले गाया जाता था, उनका जब वाइट पीपल का जब राज था तो ये उनका एंथम था, और ब्लैक पीपल का एंथम था डाई स्टेम। तो ये दोनों को लोग जो थे मिलकर गा रहे थे। ठीक है, वो उनके लिए उस दिन का जो प्रतीक था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो दोनों चीज़ को वहाँ दर्शा रहा था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वो कह रहे हैं कि even though neither group knew the words of the anthem they once disliked, they would soon learn by them by heart. वो कह रहे हैं कि हालांकि उस दिन दोनों समूहों को उन गीतों की बोल नहीं आते थे, मतलब वाइट को ब्लैक वाला नहीं आता था नेशनल एंथम, और ना ब्लैक वाले को वाइट वाला आता था। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि जिससे जब वो यही जो गाना था, ब्लैक वाले वाइट का क्या नाम है एंथम नहीं सुनना चाहते थे, ब्लैक वाले वाइट को नापसंद करते थे उनके एंथम को, लेकिन जल्दी वो कह रहे हैं जल्दी वे गाने दोनों गाने जो हैं, जैसे ब्लैक वाला जो ब्लैक हैं उनको वाइट का एंथम याद हो जाएगा और वाइट लोगों को ब्लैक का एंथम हो जाएगा, अब बिना किसी भेदभाव के। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. वे कह रहे हैं कि on the day I became president, I deeply felt the victory of history. वे कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण का जो समारोह का जो दिन था, मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। मतलब ये जो था उनको एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक इवेंट लग रही थी, और उससे वे काफ़ी ज़्यादा उसी में मतलब विलीन हो गए थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. वे कह रहे हैं in the early 19th मतलब 1900s, ठीक है, ये जो ईयर था 19th सेंचुरी का, सॉरी ये जो ईयर था 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी बेटा किसको कहते हैं? जब मान लो जैसे कि जो ईयर होता है, जो ईयर चल रहा है, जैसे अभी जो क्या चल रहा है 21st सेंचुरी चल रहा है। 21st सेंचुरी का मतलब है 2000 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट सेंचुरी आ गया है। ठीक है, तो वो उसको क्या हम कहते हैं? 21st सेंचुरी। वैसे ही 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड मतलब पहला 10 साल, मतलब 1900 to 1910 तक, 1901 से 1910 का, इसको फर्स्ट डिकेड मतलब 10 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर द हार्श एंग्लो बोयर वार, मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़वे एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे जन्म से पहले,
साउथ अफ्रीका जो थे उन्होंने आपसी मतभेद मिटाए और अपनी ही भूमि के क्या नाम है भूमि के इस जो लोग के अश्वेत लोग मतलब ब्लैक जो पीपल थे इनके खिलाफ रंग भेद की एक प्रणाली बना दी। मतलब एंग्लो बोयर वार के बाद ये चीज़ की जो सिस्टम आ गई थी वो बता रहे हैं कि 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने आपसी मतभेद मिटाए और अपनी ही भूमि के अश्वेत लोगों के खिलाफ रंग भेद की एक प्रणाली बना दी। ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. वे कह रहे हैं कि the system they built became one of the cruelest and most unfair society in the world. वे कह रहे हैं कि इस फर्स्ट डिकेड के बाद जो स्ट्रक्चर बना, जो नियम कानून बने, वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थे और अमानवीय थे, मतलब इनह्यूमैनिटी था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये अपार्थाइड सिस्टम लागू काफ़ी कठोरता के साथ किया गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे ही वो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में ये हाल था और इस डिकेड ये 20th सेंचुरी के एंड का जो ईयर है मतलब 1991 से 2000 के बीच का जो ये डिकेड है उसमें वो कह रहे हैं कि जो इस सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ था अब ये सेंचुरी के एंड में अब ख़त्म होने जा रहा है। जो अनफेयर सोसाइटी है अब क्या होगा, ख़त्म हो रहा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ये कह रहे हैं कि इन द 90s एज आई एंटर्ड माई 80s, वो कह रहे हैं कि जब ये आखिरी शताब्दी चल रही है इस सेंचुरी की तो उन्होंने कौन सा साल पूरा कर लिया है 80s में। तो उन्होंने 80s में एंटर किया तो जो अनफेयर सिस्टम वे कह रहे हैं दैट अनफेयर सिस्टम हैड फाइनली एंडेड, ठीक है, एंड वॉज रिप्लेस बाय अ न्यू वन दैट रिस्पेक्टेड एवरी वंस राइट एंड फ्रीडम नो मैटर देयर स्किन कलर। वे कह रहे हैं 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरी ज़िंदगी के 80वें दशक में वह रंग भेदी व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था आ गई थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, चाहे उनकी त्वचा का कोई भी रंग हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये जो जो 20th सेंचुरी का पहला डिकेड था वो कह रहे हैं वो ऐसा समय था जब लोगों के साथ काफ़ी अनफेयर से ट्रीट किया जाता था, काफ़ी कठोरता, काफ़ी क्रुएल्टी से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और आज वे कह रहे हैं जब उन्होंने अपना 80s एंटर कर लिया है, जब उन्होंने अपना वो भी 80s में आ गए, मतलब उनकी भी उम्र 80s में पहुंच गई और ये दशक का ये जो मतलब 20th सेंचुरी का अंतिम दशक जो है वे कह रहे हैं कि वो भी क्या हो रहा है, इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते वो भी क्या चीज़ हो गई है, अनफेयर मीन्स जो है और जो ये अनइक्वली जो ट्रीट होता है वो भी अब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वे कहते हैं कि ये जो दिन था ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, that day became possible because of the thousands of my people made great sacrifices whose pain and bravery can never truly be measured or repaid। वो कह रहे हैं कि ये दिन मेरे लोगों के हज़ारों अविश्वसनीय जो पॉसिबल नहीं था वैसे लोगों के बलिदानों के कारण आया था जिनका दर्द और साहस कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। So students, I am ending the part over here. Second part I will be taking in the next class. I hope you understood, and students who need the meaning of the words and the phrases, they can comment me with their email ID. So I'll be sending the notes of the meaning in both the languages of the phrases and the words in English as well as the simple Hindi language. Okay, and if you understood class, you can share it with your friends, and if you like it, so do like my channel. So students, I am ending the part over here.
Second part I'll be taking in the next class. I hope you understood. And students who need the meaning of the words and the phrases, they can comment me with their email ID. So I'll be sending the notes of the meaning in both the languages of the phrases and the words in English as well as the simple Hindi language. Okay, and if you understood class, you can again you can share it with your friends. And if you like it, so do like my channel, subscribe and share.